हाय गाइस, दिस इज मनु मिश्रा। सो वेलकम बैक विद द सेशन जिसमें आज हम लोग 8 ऑफ अक्टूबर के द हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस करेंगे। सो हियर वी स्टार्ट द एनालिसिस ऑफ टुडेस न्यूज़पेपर। सो द फर्स्ट न्यूज़, कल हमने न्यूज़ जो पढ़ी थी उसमें ये था कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि हम लखीमपुर खीरी में जो इंसिडेंट हुआ उसमें विद इन 24 आवर्स, मतलब सॉरी, उसकी हियरिंग जो है सुप्रीम कोर्ट सुनेगा। सुप्रीम कोर्ट ने सुमोटो कॉग्निजेंस लिया था उस केस का। सुप्रीम कोर्ट ने हियरिंग स्टार्ट करी और सुप्रीम कोर्ट ने यूपी को बोला है कि आप फाइनल रिपोर्ट, जो आपके रिपोर्ट है जो आपने फाइल बनाई होगी लखीमपुर खीरी के इंसिडेंट में, आप विद इन 24 आवर्स उसको सबमिट करिए हमारे पास कि आपने कितने अक्यूज को पकड़ा, एफआईआर रजिस्टर्ड हुई तो कितनी एफआईआर रजिस्टर्ड हुई, किन के अगेंस्ट हुई, आपने क्या एक्शन लिया उन अक्यूज के अगेंस्ट, ये सारी चीजें, ये सारी की सारी चीजें यूपी गवर्नमेंट को सुप्रीम कोर्ट को हैंड ओवर करनी होगी विद इन 24 आवर्स। ये सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है यूपी के एडमिनिस्ट्रेशन को। मूविंग फर्दर टुवर्ड्स द नेक्स्ट न्यूज। सो द नेक्स्ट न्यूज इट्स अबाउट द नोबेल प्राइज। अच्छा, अब नोबेल प्राइज हमने फिजिक्स का देखा, हमने सबसे पहले हमने बायोलॉजी का देखा, फिर फिजिक्स का देखा, फिर हमने केमिस्ट्री का देखा, और आज जो है वो हम लिटरेचर का पढ़ेंगे। तो नोबेल प्राइज जो इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर किसको मिला है? ये तंजानिया के नॉवेलिस्ट है, कंट्री अफ्रीकन कंट्री है तंजानिया, वहां के राइटर नॉवेलिस्ट हैं अब्दुल रजाक गुरना। तो अब्दुल रजाक गुरना हैज बीन अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर। अब उन्होंने ऐसा क्या किया कि उनको नोबेल प्राइज मिला? तो बेसिकली उन्होंने ये बताया कि अफ्रीकन नेशन में, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में कॉलोनिज्म की वजह से, कॉलोनिज्म या इंपीरियलिज्म की वजह से अफ्रीकन कम्युनिटी, अफ्रीकन नेशंस और अफ्रीकन पीपल के लाइफ में क्या इंपैक्ट पड़ा, इसकी चीजें बताया गया। तो लिखा भी गया, फॉर इज अनकॉम्प्रोमाइजिंग एंड compensate penetration or of the effects of colonialism and the fate of the refugees के बारे में समझाया और ये बताया कि कॉलोनिज्म से, इंपीरियलिज्म से अफ्रीका में क्या इंपैक्ट पड़ा और रेफ्यूजीज पे फाइनली क्या क्या उनका फेट है, क्या उनकी बेसिकली फ्यूचर है, ये बताया गया। उनकी कुछ एक दो फेमस, अच्छा ये चीजें जो नोवेल हमने पढ़ी, बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स और भी लिटरेचर, इन सब की जगह नोट डाउन कर लेना, एक नोटबुक में नोट डाउन कर लेना, क्योंकि एग्जामिनेशन में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि हु गॉट द नोबेल प्राइज एंड फॉर व्हाट। ठीक है, तो अब उनके कुछ कुछ नॉवेल्स हैं, कुछ नॉवेल्स उस नॉवेल के बेस पे नहीं मिला, बट उनकी कुछ फेमस नॉवेल्स हैं जो उन्होंने खुद लिखी हैं। अब्दुल रजाक, जो जिनको अभी नोबेल प्राइज मिला इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर, द फेमस नॉवेल इज पैराडाइज। ओके, सो पैराडाइज वही बताता है कि इट्स टॉक अबाउट दी कॉलोनियल ईस्ट अफ्रीका, कि कॉलोनी ईस्ट अफ्रीका का क्या सिचुएशन था इन दी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। मूविंग फर्दर, सो सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट से क्वेश्चन पूछा है ईडब्ल्यूएस कोटा को लेकर, क्योंकि अभी ऑल इंडिया कोटा पूल के अंडर ओबीसीज को रिजर्वेशन दिया गया और उसके साथ साथ ईडब्ल्यूएस को भी रिजर्वेशन मिलेगा 10% का। जो था नीट के एग्जामिनेशन में आपने पढ़ा था कि ऑल इंडिया कोटा जो पूल है उसमें ओबीएस भी इंक्लूड कर दिया गया और ईडब्ल्यूएस भी इंक्लूड कर दिया गया, ये बोल दिया था गवर्नमेंट ने। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्वेश्चन पूछा कि ठीक है, आप रिजर्वेशन दे रहे हो, अच्छी बात है, और ये अच्छा है कि भैया इससे जो रीजनलिज्म का सबसे रीजनल हम रीजनलिज्म को काउंटर कर पाएंगे, क्योंकि हमें वी इंडिया एक नेशन है, इंडिया इज नॉट डिवाइडेड अमंग स्टेट्स, हम ये नहीं बोल सकते, इंडिया इज यूनाइटेड बाय स्टेट्स। ठीक है, हम कभी नहीं बोलते कि इंडिया स्टेट से डिवाइडेड है। तो उस चीज को काउंटर गवर्नमेंट ने किया था, ऑल इंडिया कोटा पूल में ओबीसीज और ईडब्ल्यूएस को रिजर्वेशन दिया गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कल क्वेश्चन पूछा गवर्नमेंट से कि आप ईडब्ल्यूएस में रिजर्वेशन दे रहे हो, वो आप इकोनॉमिक बेसिस पे दे रहे हो, है ना? तो आप हमें ये बताइए कि 8 लाख रुपीस की जो इनकम है वो आप कैसे काउंट करोगे, उसका क्या क्राइटेरिया रहेगा, आप कैसे फिगर आउट करोगे कि उस पर्सन की 8 लाख की इनकम है कि नहीं है? मूविंग फर्दर, सो दिस इज समथिंग अबाउट सिटी, हमें सिटी के बारे में नहीं पढ़ना है, विल स्किप द सिटी न्यूज। सो वी डायरेक्टली मूव टू दी स्टेट पेज। जो स्टेट पेज पे हम बात करें तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने मेगा वैक्सीनेशन ड्राइव को लॉन्च कर दिया है। ठीक है, तो सेंटर गवर्नमेंट का एक टारगेट है, सेंट्रल गवर्नमेंट का कहना था, स्पेशली हेल्थ मिनिस्ट्री का कहना था कि बाय द एंड ऑफ दिस फेस्टिव सीजन, मतलब बाय द एंड ऑफ दशहरा, हम लोग अराउंड 100 करोड़ वैक्सीन के डोजेस लगा देंगे। ठीक है, 100 करोड़ वैक्सीन के डोजेस लगा देंगे, ये बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट का कहना था। इसी चीज को लेकर महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने मेगा वैक्सीन ड्राइव को लॉन्च कर दिया है और उनका एम है कि वो डेली 15 लाख लोगों को वैक्सीन लगाएंगे, 15 लाख लोगों को डेली वैक्सीन लगाएंगे,
ये बेसिकली उनका टारगेट रहेगा। मूविंग फर्दर, सो हमने कल एक न्यूज पढ़ी थी कि गुवाहाटी हाईकोर्ट जो है वो केस सुनेगा जो असम में इंसिडेंट हुआ था, इविक्शन इविक्शन हुआ था, इविक्शन असम इविक्शन हुआ था ऑन दी 23rd ऑफ सितंबर को इन दी डिस्ट्रिक्ट ऑफ दारंग, जिसमें 2 लोगों की डेथ हो गई थी जो कि मुस्लिम कम्युनिटी के लोग थे। इसी के चलते ये बहुत नेशनल वाइड इशू बन गया था। और गुवाहाटी हाईकोर्ट, हमने कल न्यूज भी पढ़ी, गुवाहाटी हाईकोर्ट इस केस को लेकर सुनेगा और उन्होंने केस लिया अपने उस अंडर लिया। और गुवाहाटी हाईकोर्ट ने कल गवर्नमेंट को बोला कि आप एफिडेविट फाइल करिए एविक्शन वाले केस में। जो आप एविक्शन करा रहे थे, जो आपका एविक्शन था, उस केस में आप अपना एफिडेविट फाइल करिए अपनी तरफ से। मूविंग फर्दर, सो अगेन ऑन दी स्टेट पेज, सो फ्रॉम केरला, न्यूज इज फ्रॉम केरला। सो केरला में एक बहुत बहुत प्रोमिनेंट रिलीजियस टेम्पल है, साबरीमाला टेम्पल, और ये बहुत फेमस टेम्पल है। और हम देख सकते हैं, तो अगर हम देखा जाए साबरीमाला टेम्पल जुडिशियरी के पर्सपेक्टिव से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि साबरीमाला टेम्पल में ये क्वेश्चन रेज हुआ था कि विमेन्स, क्योंकि साबरीमाला टेम्पल का एक बेसिकली कस्टम था कि विमेन्स को अलाउ नहीं किया जाता था उनको टेम्पल में एंटर करने से। 15 to 50 इयर्स की विमेन्स को एंटर करने से मना था। अब क्यों मना था? उसका रीजन ये था क्योंकि women are not allowed because of their condition, because of their फिजिकल कंडीशन, जो उनकी फिजिकल कंडीशन की वजह से उनको नहीं टेम्पल में एंटर नहीं करने दिया जाता था। और इसी चीज को लेकर सुप्रीम कोर्ट में केस गया था और विथ मेजॉरिटी सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था कि ये जो साबरीमाला टेम्पल में ये जो कस्टम है कि वुमेन्स को एंटर नहीं करने दिया जाएगा, दैट कस्टम इज वायलेशन ऑफ आर्टिकल 14, आर्टिकल 19, जिसके चलते वुमेन्स को अलाउ कर दिया गया था। ठीक है, हाँ, एक जज ने उनको अपोज किया था। द नेम ऑफ द जज इज इंदु मल्होत्रा। सो इकलौती उस बेंच में इकलौती वुमेन जज थी और इकलौती वुमेन जज ने ही अपोज कर दिया था कि वुमेन्स को अलाउ नहीं करना चाहिए, ये उन्होंने बोला था, उनका डिसेंटिंग ओपिनियन था। लेकिन जो मेजॉरिटी लोग थे उनका बोलना था कि नहीं, वुमेन शुड बी अलाउड, नहीं तो फिर ये आर्टिकल 14 का वॉल्यूशन करेगा, ऐसा अगर टेम्पल में कस्टम बन गया तो। सो वही चीज साबरीमाला से न्यूज है। साबरीमाला लास्ट ईयर भी जो डिवोटीज हैं, डिवोटीज साबरीमाला टेम्पल में जाते थे, तो अब कोविड-19 आ गया, तो कोविड-19 के चलते हुए तो लास्ट ईयर भी साबरीमाला टेम्पल अथॉरिटी ने ये डिसाइड किया था कि हम लोग सिर्फ कुछ लिमिटेड ही डिवोटीज को अलाउ करेंगे उस टेम्पल के अंदर। और वर्चुअल क्यू मतलब एक होती है फिजिकल क्यू, मतलब लाइन में खड़े हो, फिजिकली प्रेजेंट इन द लाइन। एक होती है वर्चुअल क्यू, मतलब आपका नंबर लगा हुआ है, वर्चुअली आप देख सकते हो कि भैया मेरा 3rd नंबर है, 4th नंबर है। तो वही चीज, तो 25,000 केरला गवर्नमेंट ने इस बार अलाउ किया है कि 25,000 डिवोटीज को हम अलाउ करेंगे साबरीमाला टेम्पल के अंदर इस साल। एंड वर्चुअल क्यू भी एप्लीकेबल रहेगी जैसे कि लास्ट ईयर थी। मूविंग फॉर HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो कि बेसिकली डिफेंस के इक्विपमेंट्स बनाता है, वेपन्स बनाता है, आर्टिलरीज बनाता है, तो उसी ने HAL ने इसरो को, जो कि इंडिया की स्पेस एजेंसी है, उसको हैवीएस्ट प्रोपेलेंट टैंक डिलीवर किया। अब प्रोपेलेंट टैंक का मतलब होता है, प्रोपेलेंट टैंक का मतलब जैसे कि मूवीज में टैंक देखते हो ना, टैंक होते हैं जो, प्रोपेलेंट टैंक का मतलब जिससे कुछ फायर आर्म्स शूट हो रहे हो, जिससे कुछ बुलेट शूट हो रही हो या फिर कोई टॉर्पीडो या मिसाइल शूट हो रही हो, तो उसको प्रोपेलेंट बोलते हैं। तो प्रोपेलेंट टैंक, हैवीएस्ट प्रोपेलेंट टैंक HAL ने डिलीवर किया है किसको? इसरो को। मूविंग फर्दर, सो ऑन द एडिटोरियल पेज, तो आज के एडिटोरियल इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब देखा जाए, हाँ, बट हम उनको डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट एडिटोरियल जो है वो आप खुद पढ़ोगे, एंड दैट इज अबाउट द किलिंग द चिल्स। जो कल हमने न्यूज पढ़ी थी कि WHO ने रिकमेंड किया है फर्स्ट एंटी मलेरियल वैक्सीन को, और उन्होंने परमिशनल दे दिया है कि हम इसको पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे इन दी सब सहारन रीजन पर। अब अगर हम बात करें तो अभी WHO ने बोल तो दिया है कि हम पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा और इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा, वैक्सीन को इंप्लीमेंट किया जाएगा सब सहारन रीजन, मतलब घाना हो गया, केन्या हो गया, मलावी, ये 2 साल तक चलेगा। ठीक है, वहां पर चाइल्ड हेल्थ क्लिनिक खोले जाएंगे और बच्चों को ये वैक्सीन दी जाएंगे।
देखा जाए तो डब्ल्यूएचओ ने जो स्टेप लिया ये अच्छा है, और जो वैक्सीन बनी, वो वैक्सीन को उन्होंने बेसिकली बहुत ज्यादा उन्होंने बोला कि ये साइंस में रेवोल्यूशन आया है। और इस एडिटोरियल में उन्होंने ये साइंस को थोड़ा समझाने की कोशिश भी करी है। थोड़ा फिलोसफिकल भी हो गए यहाँ पर ऑथर। उनका ये कहना है कि साइंस इज नॉट ओनली अबाउट कि कुछ डिजास्टर्स हम लोग कुछ इन्वेंट करें। ऐसा नहीं कि न्यूक्लियर बॉम्ब बना लिया तो साइंस ने एडवांसमेंट कर लिया, नहीं। साइंस का मतलब है कि साइंस का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, साइंस से डेवलपमेंट का जो बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ जाए ह्यूमंस का, और मलेरिया, एंटी मलेरियल वैक्सीन बनने से ह्यूमंस को बेनिफिट होगा, ह्यूमंस के लिए नुकसान नहीं है। लेकिन न्यूक्लियर वेपन्स बनने से, मिसाइल्स बनने से नुकसान होता है। ओके, तो वही चीज ऑथर ने डिस्कस करी। मूविंग फर्दर, सो ये रीड इट, इट्स अ सिंपल वन। अच्छा, बस वो वैक्सीन का नाम याद रखना कि वैक्सीन का नाम क्या है। और वन मोर थिंग, एंड के डब्ल्यू एच ओ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हेड कौन है? हु इज द चेयरपर्सन ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन? कौन लीड करता है? मूविंग फर्दर, बेसिकली वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को हम डायरेक्टर जनरल बोलते हैं, ना कि चेयरमैन, ना ही प्रेसिडेंट, डायरेक्टर जनरल बोला जाता है। डायरेक्टर जनरल कौन है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का? मूविंग फर्दर, so the second editorial that is about the seeding a data revolution in Indian agriculture. अच्छा, ये जो एडिटोरियल है ना, ये एडिटोरियल बेसिकली, इसके कुछ पार्ट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और कुछ पार्ट्स हमारे लिए बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो हम उसको ओवरव्यू लेंगे और मैं बता दूंगा क्या क्या चीजें पढ़नी है और क्या क्या चीज स्किप करना है। ओके, चलो। सो फर्स्ट विल गेट, फर्स्ट हम लोग ओवरव्यू लेते हैं कि एडिटोरियल बोलना क्या चाहता है। सो व्हाट दिस एडिटोरियल टॉक्स अबाउट कि दो पेपर पब्लिश हुए। अच्छा, दो पेपर पब्लिश हुए, दो रिसर्च पेपर पब्लिश हुए जिसमें लिखा होता है कि भाई क्या चीज अच्छी है, क्या चीज बुरी है। तो पूरा उसमें रिसर्च के साथ पेपर लिखा जाता है, जिसमें पॉलिसी, अच्छा जैसे पॉलिसी बनाई जाती है ना कि भाई ये पॉलिसी हमने बना दी, तो पॉलिसी इज ऑल्सो टाइप ऑफ रिसर्च पेपर। पहले वो रिसर्च पेपर होता है, फिर बाद में उस, अगर वो रिसर्च पेपर अच्छा है, लगता है कि हाँ रिसर्च पेपर सक्सेसफुल हो सकता है, तो पॉलिसी में कन्वर्ट हो जाता है। तो वैसे ही दो पेपर पब्लिश हुए। तो पहला जो पेपर है वो इंडिया डिजिटल इकोसिस्टम ऑफ एग्रीकल्चर, उसके उसके पेपर का ये हेडिंग है। जिस और किसने पब्लिश किया, ये पब्लिश हुआ बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर ने किया, मतलब मिनिस्ट्री की तरफ से पब्लिश हुआ। दूसरा जो पेपर पब्लिश हुआ, दैट इज इंडियन एग्रीकल्चर राइप फॉर डिसरप्शन फ्रॉम अ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन। ये किया किसने? एक प्राइवेट एंटिटी बेन एंड कंपनी ने किया। अब देखो, अब ये बताता क्या है? तो सेकंड वाला जो पेपर है, इंडियन एग्रीकल्चर राइप फॉर डिसरप्शन फ्रॉम अ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, ये चीज बता रहा है, इसने बताया कि देखो, अगर हम अभी प्रेजेंट में एग्रीकल्चर की हम बात करें, एट प्रेजेंट हम एग्रीकल्चर की बात करें, तो फॉर द अनदर 20 ईयर्स में हम लोग देख सकते हैं कि एग्रीकल्चर को हम एग्री बिजनेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब कि लोग कॉमर्शियली एग्रीकल्चर करें, ये हम लोग देख सकते हैं, ये फ्यूचर है। हम लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आफ्टर 20 ईयर, जैसे कि यूएस में होता है, तो यूएस में एग्रीकल्चर कोई अपना पेट भरने के लिए नहीं करता। यूएस में एग्रीकल्चर इज अ बिजनेस, कॉमर्शियल एग्रीकल्चरिंग होती है। अगर वहां वीट उग रहा है तो लोग वीट बेचने जाते हैं। वहां पर फार्मर्स के पास कोई 5 एकड़ या 2 एकड़ की जमीन नहीं होती, फार्मर्स के पास हजारों 500 एकड़ों की जमीन होती है, क्योंकि वहां वो बिजनेस करते हैं एग्रीकल्चर से। ओके, तो वही चीज बताएगी कि हम लोग चाहते हैं कि इन दी नेक्स्ट अनदर 20 ईयर्स इंडिया में जो एग्रीकल्चर की कंडीशन है, वो कंडीशन कैसी हो जाए? बिजनेस कंडीशन हो जाए, कॉमर्शियल हम लोग, जैसे कॉमर्शियल हम लोग बेसिकली, कॉमर्शियली हम लोग एग्रीकल्चर करें। हाँ, लेकिन कैसे कर सकते हैं? तो उसके लिए हमें टारगेट करना पड़ेगा क्या? प्रोडक्शन फॉर दी अल्टरनेटिव प्रोटीन्स। हमें कुछ यूनिक एग्रीकल्चर लेके आना, यूनिक एग्रीकल्चर प्रोडक्ट लेके आना पड़ेगा जिसमें प्रोटीन ज्यादा हो। ऐसे इंग्रेडिएंट्स और ऐसे फूड्स को प्रोड्यूस करना पड़ेगा जिसमें सेल बेस्ड फूड्स को प्रोड्यूस करना पड़ेगा। ओशियन फार्मिंग करनी पड़ेगी। तो ये सारी चीजें पेपर में बताई गई। ठीक है, ये सारी चीजें पेपर में बताई गई, और पेपर में बताया कि देखो कि बाय द ईयर ऑफ 2025, और अभी हम बात करें एट प्रेजेंट एग्रीकल्चर सेक्टर जो वर्थ करता है इंडिया में, वो $350 बिलियन है ना। एग्रीकल्चर सेक्टर जो वर्थ करता है, इट्स $350 बिलियन। और नेक्स्ट 5 ईयर्स हम इस पर वर्क करेंगे तो हो सकता है कि $35 बिलियन और ऐड हो जाए। मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर में $35 बिलियन और ऐड हो जाए उसकी वर्थ में। ये चीज बताई गई ऑथर ने जो कि सेकंड पेपर में ये लिखा गया कि जो गवर्नमेंट जो फार्म लॉज लेके आई है, और गवर्नमेंट जो अभी एक्शन ले रही है, जो रिफॉर्म्स लाने की कोशिश कर रही है एग्रीकल्चर में, ये सेटबैक ला सकता है इंडिया के एग्रीकल्चर के
कॉमर्शलाइजेशन में, एग्रीकल्चर के बिजनेस मेकिंग में। बल्कि अगर रियलिटी में देखा जाए तो उल्टा है। रियलिटी में अगर उन उन बिल्स को पढ़ा जाए, उन एक्ट्स को पढ़ा जाए, अब तो बिल नहीं बचे, वो एक्ट है। उन एक्ट्स को पढ़ा जाए तो वो बेसिकली एग्रीकल्चर को कॉमर्शलाइज कर रहे हैं। बट बेन एंड कंपनी ने जो पेपर लिखा है उसमें उन्होंने बताया कि फार्म लॉज जो आए ना, फार्म लॉज एग्रीकल्चर को डिसरप्ट कर सकते हैं, है ना, और डिजिटल डिसरप्शन लेके आ सकते हैं। ये चीज बताई गई। अब सेकंड जो वो है, बेसिकली सेकंड जो पार्ट है, पैराग्राफ है, उसमें उन्होंने फर्स्ट पेपर डिस्कस किया जिसको मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्म वेलफेयर ने पब्लिश किया था। उसमें उन्होंने बताया, उन्होंने बेसिकली डिजिटल ब्लूप्रिंट दे दिया। अब ब्लूप्रिंट का मतलब होता है जैसे कि आप कोई घर बनवाते हो, तो आप घर बनवाने से पहले आर्किटेक्ट से आप ब्लूप्रिंट बनवाते हो कि भैया घर ऐसे बनेगा, यहाँ 2 रूम होंगे, फिर ऊपर 3 रूम होंगे, यहाँ वॉशरूम होगा, यहाँ किचन होगी, ये सारी चीजें। तो अब ऐसा नहीं कि कंस्ट्रक्शन स्टार्ट ही करवाते हो डायरेक्ट, नहीं। आप आर्किटेक्ट के पास जाते हो, आर्किटेक्ट बताता है कि ये मैप रहेगा और ऐसे ऐसे यहाँ पर घर होंगे। उस हिसाब से जो कॉन्ट्रैक्टर है वो घर बनाना स्टार्ट करता है। सेम इज द ब्लूप्रिंट। जो आर्किटेक्ट काम करता है ना, तो वही ब्लूप्रिंट है कि भैया ब्लूप्रिंट का मतलब कि ये हमारी पॉलिसी है, ये हमारा प्लान है, इसको एग्जीक्यूट करना है बस। तो वही चीज फर्स्ट पेपर में बताई गई, है ना। तो फर्स्ट पेपर में उन्होंने ब्लूप्रिंट दिया किसका, डिजिटल एग्रीकल्चर का लेकर, कि एग्रीकल्चर को कैसे डिजिटलाइज किया जाए, कि एग्रीकल्चर में डिजिटल डिसरप्शन क्रिएट ना हो। अब देखा जाए तो ऑथर ने बोला कि ये कैसे हो सकता है। तो ऑथर का कहना है कि अगर हम टाइट इंटीग्रेशन ऑफ एग्रीकल्चर इनोवेशन एंड एग्रीकल्चर इंडस्ट्री इकोसिस्टम टू फार्मिंग एंड फूड सिस्टम, मतलब अगर हम एग्रीकल्चर इंडस्ट्री इकोसिस्टम और एग्रीकल्चर में इंटीग्रेशन लेके आते हैं, एग्रीकल्चर एग्रीटेक इनोवेशन में इंटीग्रेशन लेके आते हैं, तो ये सारी जो चीजें हैं, मतलब डिजिटल एग्रीकल्चर है, वो स्ट्रांग हो जाएगा। अब ये भी बताया गया कि वैल्यू एडेड इनोवेटिव सर्विसेज बाय द एग्रीटेक इंडस्ट्रीज एंड स्टार्टअप्स आर द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द आइडिया आर्किटेक्ट, मतलब कि स्टार्टअप्स और बड़े एग्रीकल्चर की फील्ड से स्टार्टअप्स आए, ऐसे स्टार्टअप जो एग्रीकल्चर फील्ड को डिजिटलाइज करें। अब जैसे कि आपने सुना होगा कि किसान जो होता है, किसान मंडी में जाता है, तो गवर्नमेंट ने ऑलरेडी रेट डिसाइड कर रखे हैं कि भैया 1 क्विंटल का रेट ये है इस फार्म फूड प्रोडक्ट का। लेकिन वो अगर मंडी में जाता है तो मंडी में उसको प्राइस नहीं मिलता, रियलिटी में प्राइस नहीं मिलता। तो अब हर फार्मर अथॉरिटी के पास अप्रोच तो नहीं कर सकता, है ना, और करता भी तो उसको ये लगता है कि भाई हम 100 रुपए के पीछे हम 500 रुपए खर्च करना पड़ेगा। तो अब हुआ क्या, अब स्टार्टअप्स कैसे लेके आना है कि हम एग्रीकल्चर डिजाइन कर सकें और फार्मर्स को बेनिफिट कर सकें। तो उस चीज के लिए एक ऐप आ गया। अब उस ऐप में बता दिया गया कि देखो यूपी में वीट का 1 क्विंटल का प्राइस इतना है मंडी में, एमपी की मंडी में इतना है, और राजस्थान की मंडी में इतना है। अब फार्मर्स कैन डिसाइड कि उसको किस मंडी में बेचना है। नाउ ही हैज द फोन, ही हैज द डेटा कि इस मंडी में ज्यादा प्राइस मिलेगा और उतना प्राइस को मिल जाएगा, और घर बैठ के भी वो अपने फूड प्रोडक्ट्स को बेच सकता है। ऐसे स्टार्टअप्स लाने की जरूरत है। ओके, ये चीज ऑथर ने बताई। देन तो अब वही बताया कि ऐसे स्टार्टअप्स अगर खुल गए, ऐसे प्लेटफॉर्म्स खुल गए, तो फिर जो कनेक्शन है वो प्रोड्यूसर और कंज्यूमर्स के बीच में डायरेक्टली बन जाएगा। तो फिर जो मिडिल मैन होते हैं, मिडिल मैन हट जाएंगे। और देखा जाए तो ये फर्स्ट वाला पेपर है, ये बेसिकली 3 फार्म लॉज को सपोर्ट करता है। लास्ट में ऑथर ने अब ये वाले 2 चीज नहीं पढ़नी है, ठीक है, ये 2 वाले, ये 2 चीज है ना, थ्रेड ऑफ डिजिटल डिसरप्शन ये, एंड दिस वन, एंड कन्विंसिंग हाउ, ये नहीं पढ़ना है। अब ये पढ़ना है फोकस ऑन फार्मर्स, कि हम फार्मर्स पे फोकस कैसे करेंगे। सबसे पहले ऑथर ने ये बताया कि सबसे पहले हमें यंग फार्मर्स को एजुकेट करना पड़ेगा, ठीक है, और उनको हमें रिप्लेस करना पड़ेगा। यंग फार्मर्स, उनको सबसे पहले एजुकेट करो, उनको फिर रिप्लेस कर दो फ्रॉम द ओल्ड फार्मर्स। मतलब अब जैसे कि मान के चलो, माई फादर इज इन फार्मर, बट ही इज नॉट एजुकेटेड, ही डजंट नो कि भाई अगर हम बेसिकली क्रॉप्स में पैटर्न लेके आएंगे, मतलब अगर हम क्रॉप्स को चेंज करते रहेंगे हर साल, हर 6 महीने में चेंज करते रहेंगे, तो भाई सॉइल की प्रोडक्टिविटी बनी रहेगी। लेकिन अगर एक ही क्रॉप आप लगाते रहोगे तो वो सॉइल की प्रोडक्टिविटी इतनी बनी नहीं रहेगी। तो उस चीज को लेकर उन्होंने बताया कि आप फार्मर्स के बच्चों को पढ़ाइए, मतलब जो यंग फार्मर्स हैं उनको एजुकेट करो, जिससे जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फार्मर्स हैं उनको वो रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है, जिससे प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी एग्रीकल्चर में। देन जो इंडिविजुअल फार्मर्स है उनकी कैपेसिटी को बिल्डअप करो, है ना, आप उनकी कैपेसिटी को बिल्डअप करो। फिर सपोर्ट सिस्टम स्टैब्लिश करिए कि अगर उनको कोई प्रॉब्लम होती है तो भैया सपोर्ट सिस्टम है वो उनको हेल्प करेगा। देन ऑथर ने फिर लास्ट में यही बताया कि देखो इंडिया एक बहुत बड़ा नेशन है, सेकंड मोस्ट पॉपुलेटेड नेशन है,
और उसमें मेजॉरिटी ऑफ लोग एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है ना? तो वही चीज ऑथर ने बताई कि हाँ, इट कैन बी अ डिफिकल्ट टास्क बट इट कैन बी अचीवेबल। ये ऑथर ने बताया कि इतना ईजी नहीं होगा जितना हमने पेपर में लिख दिया, डिफिकल्ट है बट इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट कि हम लोग उसको अचीव नहीं कर सकते, वी कैन अचीव दैट। ये ऑथर ने बताया। मूविंग फर्दर टुवर्ड्स द नेक्स्ट एडिटोरियल, तो इट्स अबाउट स्ट्रॉन्गर एट द ग्रास रूट। तो ये एडिटोरियल जो है ना वो पंचायती राज सिस्टम को पंचायती राज सिस्टम को बहुत ज्यादा उसकी तारीफ करता है। कैसे? देखो, ऑथर ने इसमें बताया कि देखो, कोविड 19 जो आया, कोविड 19 इट्स नॉट अ सिंगल इट्स नॉट अ सिंगल डिजास्ट्रस एक्ट। जैसे सिंगल डिजास्ट्रस एक्ट होते हैं, अर्थक्वेक, सुनामी, एक बार आ गया खत्म। लेकिन कोविड 19 एक सिंगल डिजास्टर्स एक्ट नहीं है, इट्स अ कंटिन्यूइंग डिजास्टर्स एक्ट, है ना? मतलब कि भैया कोविड 19 फर्स्ट वेव आई, सेकेंड वेव आई, थर्ड वेव आने का स्पेकुलेशन है, और 2.5 साल से ये चला आ रहा है, अब सॉरी 1.5 ईयर से चला आ रहा है, 2 साल कंप्लीट हो जाएंगे, 1 डेढ़ साल से ज्यादा हो गया। तो डिसरप्शन कंटिन्यूअसली रहा लोगों की लाइफ में। तो ऑथर ने बताया कि अगर पंचायती राज सिस्टम नहीं होता, मतलब लोकल बॉडीज नहीं होती, तो और ज्यादा डिसरप्शन क्रिएट हो सकता था। पंचायती राज सिस्टम की तारीफ करी उन्होंने, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की तारीफ करी। उन्होंने वही बताया कि पंचायती राज सिस्टम के आने से बहुत सारी चीज सक्सेसफुल हुई। अब पंचायती सिस्टम ने क्या किया, देखो, उन्होंने क्या किया, कंटेनमेंट जोन्स बनाए, ट्रांसपोर्ट को अरेंज किया, जो बाहर से माइग्रेंट्स आ रहे थे ना, उनको वापस गांव लाने के लिए उनको अरेंज किया गया। बिल्डिंग्स बनाई गई जिसमें उन लोगों को क्वारंटीन में रखा जाए, फूड्स प्रोवाइड किए गए जो जो बेसिकली इमिग्रेंट्स आए थे। तो ये ग्राउंड लेवल का काम है, ठीक है? ये पंचायती राज सिस्टम का काम है। ये ना ही सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया, ना ही स्टेट गवर्नमेंट ने किया। उसके बाद वेलफेयर स्कीम्स जो है, अब जैसे कि अब माइग्रेंट्स तो आ गए, अपने रिवर्स माइग्रेशन हुआ कोविड 19 के समय, लेकिन उनके पास पैसा तो नहीं है। अब पैसा कहां से आया? तो वेलफेयर स्कीम्स थी, जैसे कि नरेगा, रूरल एरियाज में। तो नरेगा में उनको वर्क दिया गया। सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोल तो दिया कि नरेगा में काम दिया जाएगा, बट उसको इंप्लीमेंट कौन करता? ग्राउंड लेवल पे कौन? लोकल बॉडीज, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। और वही पंचायती राज इंस्टीट्यूशन ने किया, उस उस चीजों को इंप्लीमेंट किया, जिससे जो इनकम लॉस थी माइग्रेंट वर्कर्स की, वो कुछ हद तक दूर हुई। ओके, वही चीज बताई गई। फिर लास्ट में उन्होंने ये लिखा कि कैसे पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को कैसे और ज्यादा स्ट्रेंथन किया जाए। सो ये खुद पढ़ना, ये बिल्डिंग कैपेसिटी, पता लगेगा कि हाउ वी कैन स्ट्रेंथन फर्दर, how we can further strengthen the panchayati raj institutions in India. Moving further on the national news, first news from India. So India ने बोला है कि अफगानिस्तान में इंटॉलरेंस और वेंडलिज्म की सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है, और वो हमारे लिए सबसे बड़ा कंसर्न है। मतलब इंटॉलरेंस कैसे कि अफगानिस्तान कैन नॉट टॉलरेट अनदर रिलीजन, ठीक है? और अनदर रिलीजन मतलब जैसे अनदर रिलीजन मतलब इस्लाम के अलावा किसी और रिलीजन को टॉलरेट नहीं कर सकते, और दूसरा वो प्रॉपर्टी को वेंडलाइज भी कर सकता है। अब प्रॉपर्टी को वेंडलाइज मतलब गुरुद्वारे को तोड़ना, और अभी रिसेंटली इंसिडेंट यही हुआ कि गुरुद्वारे में सीसीटीवी कैमरेज को हटा दिया गया वहां से, तो ये तालिबान ने किया। तो वही चीज बता रहे हैं कि इंडिया के लिए सबसे बड़ा कंसर्न जो है वो यही है कि अफगानिस्तान इज नॉट टॉलरेंट एंड दे विल वेंडलाइज द रिलीजियस साइट्स ऑफ अनदर रिलीजन। मूविंग फर्दर, सो इंडियन फोर्सेज जो है वो एक्सरसाइज करेंगी किसके साथ? यूके के साथ, ठीक है? तो यूके का एक एयरक्राफ्ट कैरियर आएगा क्वीन एलिजाबेथ, और वहीं पर क्वीन एलिजाबेथ कैरियर आएगा, और इंडिया और यूके की जो फोर्सेज हैं वो एक्सरसाइज करेंगे। मूविंग फर्दर, सो ये पूरा लखीमपुर खीरी के इंसिडेंट्स के बारे में तो नहीं पढ़ना है, हटाओ इसको, स्किप करो पेज को। हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से एक स्टेटमेंट आया। हेल्थ मिनिस्ट्री का कहना है कि सेकेंड वेव अभी भी खत्म नहीं हुई है ना? अभी भी सेकेंड वेव खत्म नहीं हुई है, इट्स नॉट ओवर, और सेकेंड वेव का शायद इंपैक्ट नवंबर और दिसंबर के मंथ में दिखे, ये ऑथर का कहना है। सो इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल फ्री हैं, आप जा सकते हैं। अगर आप अनवैक्सीनेटेड है, अपने आप को वैक्सीनेट करवाइए। अगर आप कहीं ट्रेवल कर रहे हैं लेकिन आप वैक्सीनेटेड नहीं है, तो जस्ट गेट योर RT-PCR रिपोर्ट, तब जाके आप ट्रेवल कर पाओगे, तब जाके ट्रेवल करना भी सेफ रहेगा। एंड यूज मास्क, यही हेल्थ मिनिस्ट्री का कहना है कि भैया जो लोग हैं ना, वो लोग अपने आप को ऐसा मत समझे कोविड 19 खत्म हो गया। कोविड 19 खत्म नहीं हुआ, और अभी सेकंड वेव भी खत्म नहीं हुआ, थर्ड वेव की बात तो अलग है। कोविड 19 खत्म होने की बात तो अलग है, पहले अभी सेकंड वेव तो खत्म हो जाए, उसके बाद थर्ड वेव और फोर्थ वेव, ये सब बात की बात है। तो सेकंड वेव भी खत्म नहीं हुआ, वो अभी होगा, और अक्टूबर नवंबर दिसंबर इट्स
ये जो मंथ है दे आर वेरी क्रिटिकल। मूविंग फर्दर, सो यूके ने इंडिया के ऊपर पॉलिसी लगाई थी कि भैया अगर कोई इंडियन वैक्सीनेटेड इंडिया में और यूके में ट्रैवल कर रहा है तो उसको 10 दिन का क्वारंटीन पीरियड रखना पड़ेगा, जो कि इंडिया ने बोला था कि डिस्क्रिमिनेटरी है। जिसके रिटेलिएशन में इंडिया ने टिट फॉर टेट पॉलिसी अपनी आई थी। ठीक है, टिट फॉर टेट मतलब कि आपने किया है तो हम भी आपके यूके नेशनल्स इंडिया में ट्रैवल कर रहे हैं उनके ऊपर भी करेंगे। तो कल यूके ने बेसिकली जो 10 डेज का क्वारंटीन वाला जो फंडा था वो ड्रॉप कर दिया है। ठीक है, कर नहीं दिया मतलब कर देगा, ऐसे यूके की गवर्नमेंट बोल रही है कि विल ड्रॉप द 10 डेज क्वारंटीन पॉलिसी फॉर इंडियंस। मूविंग फर्दर, सो सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि वो स्कूल जो कि प्राइवेट है और अनएडेड स्कूल है, मतलब उसको गवर्नमेंट एड नहीं देती या कोई और ऑर्गेनाइजेशन एड नहीं देता, वो स्कूल्स पेरेंट्स के ऊपर लीगल एक्शन ले सकते हैं अगर स्टूडेंट्स ने फीस सबमिट नहीं की टाइमली। ये बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है। मूविंग फर्दर, सो ऑन दी वर्ल्ड न्यूज में यूएस के प्रेसिडेंट जो बाइडेन और चाइनीज प्रीमियर जी जिनपिंग मिल सकते हैं, उनकी वर्चुअल मीट हो सकती है इस साल एट द एंड ऑफ दिस ईयर। ये बेसिकली है। और ये ऐसा आया क्यों, एडवांसमेंट हुआ कैसे, क्योंकि यूएस के एनएसए और चाइनीज डिप्लोमेट एक दूसरे की मुलाकात हुई और उन दोनों की मीटिंग से ये निकल के आया कि बाय द एंड ऑफ दिस ईयर यूएस प्रेसिडेंट एंड चाइनीज प्रीमियर कैन मीट वर्चुअली। मूविंग फर्दर, सो ऑन दी वर्ल्ड न्यूज में, सॉरी वर्ल्ड न्यूज में नहीं था, फ्रॉम द बिजनेस न्यूज, इकोनॉमिक न्यूज। सो वर्ल्ड बैंक ने फोरकास्ट किया है, ये बताया है कि इन दी फिजिकल ईयर ऑफ 2022 इंडिया में जो जीडीपी की ग्रोथ होगी वो 8.3% से होगी। सो ऐसा स्पेकुलेशन है कि इंडिया की इकोनॉमी अब ट्रैक पर आ गई है। तो वर्ल्ड बैंक ने भी बोल दिया है कि भैया नेक्स्ट ईयर इंडिया की जो इकोनॉमिक ग्रोथ होगी ना वो 8.3% से होगी, जीडीपी ग्रोथ। मूविंग फर्दर, सो स्पोर्ट्स न्यूज में ऐसी कुछ न्यूज नहीं है जो हमारे एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो। It's all about IPL, so not important for examination perspective. So we end the analysis here. हम लोग कल फिर मिलेंगे with some exciting news, some exciting current affairs. तब तक के लिए bye bye, have fun and enjoy your day. Bye bye guys.